इस तरह अभी भी चल रहा है। हम सोच रहे हैं इंडिया बहुत बड़ा देश है, वो बहुत डेमोक्रेटिक देश है। हाँ, वो बोला इफ इन माई कंट्री, वो अरब लोग है, बोला इफ इन माई कंट्री इफ माई मदर और सिस्टर गेट्स किल्ड, either I will kill them or they will kill me, but I will not stay like this. I think मैं सिंपल सोच यही है, we are allowing ourselves to be remain as victims because we like being victims. Whatever we are, I am a human rights activist, I am an IAS, I am a minister, I am somebody. Always I will say, मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं कर सकते. I think first we have to break that. And as long as we only talk about atrocities, as long as we don't claim crores of rupees that is being taken away, it is not a criminal conspiracy. वो criminal conspiracy नहीं है किसी भी government. It is not Congress, it is not BSP, it is not BJP. It is the casteist mentality of our country. क्यों? वो नरेगा दे दो, वो प्राइमरी एजुकेशन दे वो लोग को, वो लोग को थोड़ा थोड़ा वो स्वास्थ्य के कुछ दे दो, क्योंकि वो फिट होना चाहिए. क्यों? वो बहुत बड़ा स्लेव होना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर क्यों कर सकते? वो कृषि लोग कौन है? वो पूरा स्लेव लोग, वो सफाई कर्मचारी लोग, वो कैसा काम कर सकते? वो सब वो लोग को थोड़ा से वो शिक्षा ले लो, प्राइमरी एजुकेशन दे दो, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन मत दो, प्रोफेशनल एजुकेशन मत दो. वो क्लास 4 तक रिजर्वेशन अच्छी तरह इंप्लीमेंटेशन करो, बट क्लास 1 में नहीं करो. वो नरेगा दे दो, वो 100 डेज को एम्प्लॉयमेंट कितना, 100 रुपीज, 200 रुपीज, वो इस तरह नरेगा दे दो. अरे कुछ वो एनजीओ को कुछ पैसा दे दो. बट लेकिन 9,722 करोड़ रुपया हर साल को क्या हो रहा है? कौन बोल रहा है? मत पूछो. I really respect Dr. विमल जी, क्योंकि 20 years ago ये बहुत विशेष घटना है, वेरी वेरी रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है वो स्पेशल कंपोनेंट प्लान. If we only work on that, just all of us, 9,722 crores, that is, किधर है मेरा पैसा, किधर है मेरा हिस्सा, वो दे दो. हर गांव में, हर जिला में एक योजना हम बना सकते. Why we are not doing it? हमारे पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर्स है, IRS लोग है, इकोनॉमिस्ट है, रिसर्चर्स है, लॉयर्स है, गणतंत्र के लोग है. बट व्हाई? बिकॉज कास्ट सिस्टम मेकिंग मी कंफर्टेबल टू बी रिमेन इन प्राइमरी एजुकेशन. वो छोटा स्कूल बनाए, छोटा इंदिरा योजना बना सकते. अरे सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 9%, 8.8% ये बजट हो रहा है. 28 फरवरी में वो बजट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बीइंग, it has crossed 1 lakh crores last year. It is going higher. But what is it that they are giving for SCs and STs? अभी भी हाँ मनरेगा दे दो उन लोग को. अरे कुछ दे दो. The largest software number of people in the whole world, India में नहीं, whole world में largest number of सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इंडिया से हो रहा है. ना अमेरिका, ना जापान, ना चाइना, जिधर भी रहा, ओनली फ्रॉम इंडिया. बट हु आर दे? ऑल आर डोमिनेंट कास्ट. सबसे मे बी 1% के कम. अरे
If given a chance, all your children, just give them good education. वो नवोदया तक क्लास 1 एजुकेशन आप वो दे दो। ये 9,722 करोड़ रुपया से सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया इन उत्तर प्रदेश गिव इट फॉर 2 लाख women and boys and give them quality education। हमारा पास मेरिट है, but लेकिन we are not willing to do that. Why? I don't know. We have to make a plan. Even that's the mistake I am also doing. We are not make next year the same conference. My appeal to all the leaders here. Why don't we put a small cell, sir? And next year we will come out a plan for 1,000 crores because 10,000 crores. Next year it is our budget is going to be 10,000 crores at least. तो 10,000 करोड़ के लिए हम 5,000 crores छोड़ देंगे। 5,000 crores clearly वो it should only go to the people development, SC people development. Last year वो 2010-2011 का बजट, ये बहुत बढ़िया बजट है वो SC प्लान, बट लेकिन वो लोग बहुत मैजिक बन रहा है। मैजिक क्या? फर्स्ट ये और पहले मैं यही रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं। UP, as Vimal ji has said, UP is the first state way back in 1992 has come with a clear plan for, I think because of intellectual leaders and the political will, they have come with a plan. UP is also a state. When did they open the court? 789? 8-9 में इन्होंने ऑर्डर जारी किया, 9-10 से पूरा कोर्ट। 9-10 No, sixth plan. 9-10 से जो बजट में they have in the budget books. 9-10 in the minor head, before 9-10 there was no minor head for 7-8-9. There are other schemes there. वो ज्यादा लोग है। You give your people to say energy में, क्योंकि energy में in the future years energy is going to be a major thing because energy is also pollution and energy is also needed for every area of our life. संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूँगा क्योंकि मेरे अजीज स्नेही पॉल दिवाकर जी ने सम डिटेल में सब कुछ बता दिया है। मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, पर कहते हैं इतिहास बनाने से पहले इतिहास के पृष्ठों को पलटना बहुत जरूरी है। वो था मैकदा अपना और ये है मैं से महरूमी। एक जमाना वो था और एक जमाना ये है। काट के जुबा को मेरी वो जालिम कहता है, काट कर जुबा को मेरी वो जालिम कहता है, अब तुम्हें इजाजत है अपने हाल दिल सुनाने की। दोस्तों, इस शेर के साथ में मुझे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की याद आई है। हम अपनी बात संक्षिप्त में कहेंगे कि आरक्षण कोई भीख नहीं, आरक्षण एक अधिकार है। आरक्षण कोई भीख नहीं, आरक्षण एक अधिकार है। आरक्षण हटेगा तो देश बटेगा। मित्रों, मुझे बहुत खुशी बात है, सबसे पहले मैं अपने खोटे साहब को और उसकी सारी टीम को सलाम करता हूं कि ये इस छोटी सी कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस में समझना, ये इतिहास के आगाज है। ये इतिहास का आगाज है जो हम कल करने जाने वाले समुद्र के लहर का ये शांत जो वो वातावरण आपको दिख रहा है, ये शांत नहीं है, ये आने वाले कल के तूफान का एक आगाज है। ये मैं दावे से कहता हूँ। इसलिए दोस्तों, क्योंकि अभी भी थोड़े साहब ने कहा कि मेरे निकोष संघर्ष के साथी है और ये वाकई काम है कि संघर्ष से हमने बहुत कुछ सीखा है और उसी संघर्ष ने मुझे आज प्रेरित किया है कि मैं 5 फरवरी 1951 को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उनके आंख में टिफिकल आंसू आए और रो पड़े कि संविधान बनाने में जितनी मुझे परेशानी नहीं हुई
उतनी परेशानी मुझे हिंदू मजहब की, हिंदू कोड बिल बनाने के लिए मुझे परेशानी पड़ी है। वो अचानक में 16 फरवरी का महीना था, मुझे अचानक याद आया। मैंने कहा अरे तथागत 5 फरवरी चली गई, अब मैं क्या करूं? फिर मुझे लगा चला कोई देश से जाएगा वही सवेरा। तो मैंने फिर 24 फरवरी को एक प्रोग्राम रखा है जिसका नाम है हिंदू कोड बिल के 60 वर्ष। उसका संबंध आज के इस कंपोनेंट प्लान से है, आज की इस धारा से। क्यों? मांगने से कुछ नहीं मिलेगा इस देश में, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको छीनना पड़ेगा। जैसे मेरे दादा साहब बैठे हैं कि कोई किसी को राज ना देवे, निज बल से राज को छीन ले, अधिकारों को आपको छीनना पड़ेगा। और दोस्तों इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम सब बैठ के यहाँ पर जितने भी खोटे साहब ने आंदोलन चलाया, हमको इस देश में 12 महीने आंदोलन चलाना पड़ेगा। अगर आप इस मुकाबले में है कि आपको प्लान के माध्यम से धन दिया जा रहा है, सब झूठी बात है। इस देश में कुछ नहीं होगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। अगर आप में सही मर्द है, और मुझे बहुत दुख है कि बाबा साहब ने खुद कहा था कि जब अकेला पढ़ लिख कर इतना काम कर सकता हूं, तो इस देश में अगर उनका सपना था कि 10 इंजीनियर, 20 डॉक्टर और 30 इंजीनियर पर वकील पैदा हो जाए तो इस देश का दलितों का कायाकल्प होगा, मगर सपना झूठा हुआ। बाबा साहब ने अपने खून पसीने की कमाई देके उनको भेजा, और वो सब पढ़ लिखने के आने के बाद इस देश में सब सारे टीवी बीवी बैंक बैलेंस में मस्त हो गए, किसी को समाज की चिंता नहीं है। आज सारा हमारे, अब क्या बताऊं मुझे, इतने जो अधिकारी हमारे नेता है सब सारे नाम मत, खून नहीं जलता, कभी 24 घंटे बाबा साहब को याद नहीं करते। दलित उत्पीड़न ऐसे मुद्दों पर तो अक्सर पर चर्चा करते रहे हैं, परंतु ये जो आर्थिक पहलू है दलितों का, इस पर हम लोगों ने पर चर्चा नहीं की है। तो इसके लिए मैं NCDHR और पाल दिवाकर जी को और उनके जो बाकी साथी हैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण पहलू को जो है आज हमारे सामने प्रकट किया है और बताया है कि किस प्रकार से हम लोगों के नाम पर एक जो संसाधनों की लूट हो रही है, हिस्सा हमारा बनता है परंतु वो सारे दूसरों के पास जा रहे हैं। अब ये जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है, इसका मैं थोड़ा सा इसका इतिहास बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी जब 1977 में चुनाव हारी थी, उसके बाद फिर जब वो दोबारा सत्ता में आई तो इंदिरा गांधी को एक ऐसी बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी कि ये जो दलित वर्ग है ये किस तरह कांग्रेस के साथ जुड़ा रहे। ये एक इंदिरा गांधी की बहुत चिंता थी, और उस समय ये सौभाग्य से योगेंद्र मकवाना वो जो है स्टेट होम मिनिस्टर थे और इंदिरा गांधी के काफ़ी नज़दीक थे, और मकवाना जी ने पहल करके जो दलित MPs थे उनको सबके साथ पर चर्चा की और एक रणनीति बनाई कि इंदिरा गांधी के ऊपर एक दबाव पैदा किया जाए कि ये जो बजट है और जिसके माध्यम से ये सब सशक्तिकरण की बातें होती हैं, इसमें दलितों की एक हिस्सेदारी का निर्धारण कराया जाएगा कि इस बजट के अंदर जैसे नौकरियों में सीधा सिद्धांत है कि दलितों की आबादी के अनुपात में उनको विभिन्न सभाओं में आरक्षण दिया जाएगा, और इसी तरह से जो राजनीतिक आरक्षण है MLA MPs का है उसमें भी, और जो बाकी संस्थाएं हैं उनमें भी मिलता है।